हैं कि हमारे बीच माननीय सर मौजूद हैं गेस्ट के रूप में। मैंने इनके बारे में बहुत सुना है डायरेक्टर सर से, और एक बार पहले भी आप लोगों को ये अपने आशीर्वचन दे चुके हैं, और फिर से हम आपका अपने विद्यालय में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आप हमारे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए अपना कीमती समय निकाल के एक बार पुनः हमारे विद्यालय में आए। थैंक यू वेरी मच सर। एक छोटा सा प्रोग्राम हमने रखा है 12th के बच्चों के लिए। जैसा कि सब जगह होता है, एक फेयरवेल पार्टी होती है जिसमें देखें तो हुदंग ज़्यादा होता है, इंस्पिरेशन थोड़ी कम होती है, वो उनका तरीका है। लेकिन हम एक उच्च संस्कृति को फॉलो करने वाले हैं, तो शुरुआत शायद हमें ही करनी पड़ेगी कि एक अच्छे और सच्चे और उच्च नैतिकता, नीति, मूल्यबोध से प्रेरित एक संस्कृति कैसी होनी चाहिए। तो उसकी एक छोटी सी झलक हम सर आपके सामने पेश करना चाहते हैं कि एक विदाई समारोह ऐसा भी हो सकता है। विदाई ना करें हम यूनिक, क्योंकि हम विदा तो अपने बच्चों को कभी कर ही नहीं सकते। उनकी हमारे दिलों में हमेशा जगह है, वो बनी रहेगी। और हमेशा से कितने भी बैच हमने निकाले गए हैं, सब बच्चे हमारे दिल के बहुत करीब हैं, और समय समय पे जब वो अच्छा काम करते हैं और हमारे सामने आते हैं तो हम बहुत प्राउड महसूस भी करते हैं। तो एक छोटा सा प्रयास हमारे द्वारा, एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया। और सबसे पहले मैं समय को वेस्ट ना करते हुए हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय हैं वही हमें अपने आशीर्वचन देंगे। हमारे जो 12th के बच्चे हैं, हमारे बाकी जो बोर्ड क्लासेस के बच्चे हैं, और सभी बच्चों को वो कुछ जीवन की मौलिक उच्च संस्कृति की बातें बताएं। इसके लिए मैं मंच पे उनको आमंत्रित करती हूँ। प्लीज़ सर। आदरणीय प्रिंसिपल मैम, संचालक सर, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, प्रबुद्ध मेरे शिक्षकगण, साथी और प्यारे बच्चों। पहली बात, प्रिंसिपल मैम, मेरा कोई अमूल्य समय नहीं है, बिल्कुल खाली रहता हूँ पूरे दिन भर, और अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि गायत्री विद्या निकेतन ने कम से कम मुझे आमंत्रित किया बच्चों से मिलने के लिए। हाँ, ये जरूर है, बच्चों से मेरा काफ़ी लंबे समय से जुड़ाव रहा है, लेकिन बच्चों की इतनी साइकोलॉजी भी मैं समझता हूँ कि इस उम्र में कोई बच्चा ये भाषण सुनना चाहता नहीं। सच है कि गलत है, बताओ? सही है ना ये बात? yes, बिल्कुल सच बात। क्योंकि टीचर्स से भाषण सुन सुन के पक गए होंगे आप लोग, विशेषकर 12th वाले। आवाज़ आई पीछे से, ठीक कह रहे हो सर बात में। तो मैं समझ सकता हूँ ये मानसिकता। आप अगर ये ठीक है नहीं भी कहते तब भी मुझे पता है कि कोई नहीं सुनना चाहता, ये कहाँ से फालतू आदमी बात। ये आपकी गलती नहीं है, ये आपकी गलती नहीं है। मैं इसी से संबंध में दो एक बातें बताऊंगा जरूर। आप माने न माने वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मेरे को ये संतुष्टि हो जाएगी कि हमने तो बच्चों को समझाया था। अब जीवन आपका है, आप जैसे जीना चाहें वैसे जिए इसको, ये बात जरूर है। आप लोगों की उम्र 17-18 साल होगी। मैं आपको 62 साल के अनुभव आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ, कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ। 62 ईयर्स में मैंने क्या एक्सपीरियंस किया वो बताना चाह रहा हूँ। पहली बात, मुझे आज ये दिन को देख करके मेरा 1980 का दिन याद आ रहा है जब मैंने 12th पास की थी। ऐसे ही तब भी ऐसे ही होता था कि 12th पास आउट होने वाले बच्चों को बड़े अच्छी तरीके से समझा बुझा करके विद्यालय से विदा किया जाता। ये मैडम ने बहुत अच्छी बात कही कि ये आप लोगों को विदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये इसको विशेष दिवस के रूप में मनाने चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में आपको ये विदाई नहीं देना चाह रहे। लेकिन एक बात जरूर है, मैं आप लोगों को एक बात जरूर कहूँगा कि आपके जीवन का स्वर्ण काल अब समाप्त होने जा रहा है। ये बात मेरी निश्चित है। सारे जितने 12th के बच्चे हैं वो, उनको मैं ये जरूर कहूँगा कि आपके जीवन का जो गोल्डन पीरियड था वो अब समाप्त हो रहा है। अब संघर्ष शुरू हो, ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि अब सही जीवन की शुरुआत अब होगी। आपको ये जो दोनों तरफ टीचर्स बैठेंगे, अब तक बड़े यमराज नजर आते थे, लेकिन आपको पता नहीं कि इनका आपके ऊपर कितनी बड़ा एक वरद हस्त था, एक शील्ड थी। आपको आपके जीवन को संवारने में, सुधारने में इन्होंने
कितना ज़्यादा परिश्रम किया, कितनी ज़्यादा मेहनत की, वो आप लोग नहीं समझते, मुझे पता है, क्योंकि ये टीचर्स के साथ मैं इंटरेक्ट करता रहता हूँ। इनके स्कूल के बाद में भी इनका चिंता और चिंतन दोनों का विषय यही रहता है कि हम बच्चों में सुधार कैसे करें, हम बच्चों में सुधार कैसे करें। और शायद आप इन टीचर्स के बंधन से, डिसिप्लिन से बड़े छटपटा रहे थे कि कब इससे बाहर निकलें, कब आज़ादी मिले, स्वच्छंद वातावरण में सांस लें। आहा, मज़ा आ गया, स्कूल का बंधन छूटा और अब सही जीवन की शुरुआत हुई। बस यही होने वाला है कल परसों से, मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा, अब आपको अनुशासित करने वाला कोई नहीं होगा। और ये बड़ी खतरनाक स्थिति होती है, मैं ये सब बच्चों को बता रहा हूँ। जब आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, इसका मतलब आपकी जिम्मेदारी बहुत बहुत बढ़ जाती है। आज़ादी अच्छी होती है, लेकिन आज़ादी अपने साथ बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां लेकर के आती है। और आज के दिन का वातावरण, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे आप लोगों के चेहरे देख करके बड़ी दया सी भी आती है कि ये बच्चे इस समाज का, इस परिप्रेक्ष्य का, इस वातावरण का कैसे सामना करेंगे। सीधे साधे भोले बच्चे हैं, नासमझ हैं, नादान हैं, इन चीज़ों से ये अपने आप को कैसे बचा पाएंगे, ये मैं सोच करके थोड़ा चिंतित जरूर हूँ। क्योंकि आज के दिन चारों तरफ जब मैं 60-62 साल का देखता हूँ, महसूस करता हूँ कि इतनी बुराइयां, इतने आकर्षण चारों तरफ हैं, जहां पर कि बच्चे के फिसलने की पूरी संभावना है, पूरी संभावना है। ये मैं आपको सच कह रहा हूं। अब यहां पर आपकी शिक्षा आपको काम आएगी। विद्यालय में आपके टीचर्स ने जो आपको पढ़ाया, जो सिखाया, वो शिक्षा यदि आप याद रखते हैं तो वो काम आएगी। आपने जितनी अन्य पाठ्य पुस्तक के अलावा जितनी पुस्तकें पढ़ी हैं वो काम आएंगी। आपकी संगत कैसी है वो काम आएगी। क्योंकि वरना मेरे पास एक नहीं हजारों ऐसे उदाहरण हैं, बच्चे ड्रग एडिक्ट हो गए, बच्चे पता नहीं किन किन चीज़ों में संलिप्त होकर के जीवन बर्बाद कर दिया। एक नहीं हजारों। और मेरे पास नहीं, ये दोनों तरफ जो टीम बैठी है इनके पास, सबके पास सैकड़ों। आप अपने माता पिता से पूछ लीजिए, वो आपको 20 एग्जाम्पल के दे देंगे। फिर करे क्या? बच्चा ये समझ नहीं पाता कि करूं तो करूं क्या। मैं थोड़ी सी वही आपको बताना चाहता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। ये मेरे अनुभव के बेस पे बता रहा हूं आपको। देखिए, आपको ऐसे तमाम लोग मिल जाएंगे, सबको युवा वर्ग चाहिए। आपने देखा होगा कॉलेजेस में चुनाव होते हैं तो बड़े बड़े समाज के जो नेतृत्व करने वाले लोग होते हैं वो कॉलेजेस के आसपास मंडराते नजर आते हैं। चंदा ले लो, गाड़ी ले लो, पैसा ले लो, जो चाहिए वो ले लो। हर किसी को, गांव में सरपंच हो, शहर में कॉलेज में प्रशासन हो, कोई भी लोग हो, सबको युवा वर्ग चाहिए। क्यों चाहिए युवा वर्ग? नादान है, नासमझ है, भोला है, इसलिए चाहिए। अगर मुझे कोई कहे कि उठाओ ईंट और ये गाड़ी को फोड़ दो, मैं बोलूँ क्यों फोड़ दूं भाई, इस गाड़ी ने मेरा क्या बिगाड़ा है? लेकिन बच्चे जो हैं वो संगत के असर के कारण, किसी प्रलोभन के कारण अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते और किसी के बहकावे में आकर के गलत रास्ते पर चले जाते। यही एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमेशा एकदम मूर्ख मत बनिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। पहला मेरी आपको सीख ये है, अब एक पैर उठा करके रखने से पहले 10 बार सोचें कि मैं ये पैर रख रहा हूँ, यहाँ गड्ढा है कि कीचड़ है कि फिसलन है कि क्या है, कहीं मैं फिसल तो नहीं जाऊंगा। फिसलने का अर्थ समझ रहे हैं ना मेरी बात आप? कहीं मैं भटक तो नहीं जाऊंगा, कहीं मैं ऐसा कुछ तो कदम नहीं रखने जा रहा हूँ जिससे मेरे परिवार का, मेरे गांव का, मेरे विद्यालय का कहीं कोई उस पर चोट तो नहीं लगने जा रही। इतना जरूर आपको सोचना चाहिए, पहली। दूसरी बात, हमेशा अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण रखना चाहिए। ये मैंने बड़ी लेट स्टेज में महसूस किया कि अपनी जो इंद्रियां हैं वही अपनी सबसे बड़ी शत्रु हैं।
आँख, नाक, कान, त्वचा, मन। अच्छा बताइए, कितने बच्चे ऐसे कह सकते हैं? कोई बच्चा कहता हो कि मेरा मन करता है कि मैं रात को उठ के पढूं, सुबह जल्दी उठूं, माता पिता का कहना मानूं। कितने बच्चों का मन ऐसा कहता है? एक साफ साफ बताइए। मेरा तो नहीं कहता, मैं आपको स्पष्ट स्वीकार कर रहा हूं। मेरा मन क्या कहता है? मोबाइल चलाऊं। सच कह रहा हूं मैं, ये बात मैं स्वीकार कर रहा हूं इस बात को। मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं कर बन रहा हूं, साधु संत ना ना, तमाम बुराइयां हैं मेरे अंदर। मेरा खुद का मन ये सोचता है कि यूट्यूब पे देखता रहा किसान आंदोलन। हाँ, ये जरूर है कि अब मैं उस अवस्था में आ गया, मैं किसान आंदोलन देख लूँ, मोदी भाषण कहाँ दे रहा वो देख लूँ, कहीं खेल हो रहे हैं वो देख लूँ। हो सकता है, सबका देखने का विषय अलग हो सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये मनी राम मेरा भी बस में नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, कोशिश कर रहा हूँ, ये बात बताना चाह रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मन पे नियंत्रण करें, अपनी भावनाओं पे नियंत्रण करें। इसीलिए अपने जितनी फोटो वगैरह देखते हैं, अपन ऋषि मुनि देखे होंगे ना आप लोगों ने, वो सारे आंख मूंदे बैठे दिखाई देते हैं आपको। वो मेरे ख्याल से, मेरे विचार से वो अपने मन पे ही नियंत्रण करते हैं। अपनी संस्कृति में जो उपवास की व्यवस्था की गई है, उपवास व्रत रखते हैं ना, वो सबसे बड़ा तप है अपने मन को वश में रखने का। मैं देखता हूँ सबसे ज्यादा व्यक्ति को भूख ही व्यग्र करती है कि मैं भूखा रहूं, नहीं खाऊंगा। अपने मन को तपाने का तरीका। तो बच्चों, आप माने चाहे नहीं माने, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मन का कहा कभी मत कीजिए, ये मैं बता रहा हूं। जो आपका मन कहता, बोला ये तो करना ही नहीं, ये नहीं करूंगा, मेरे विचार से आप भटकने से बच जाए। और ये मन ऐसी चीज है, जब आप 2, 4, 10, 15 दिन, महीने, 20 दिन इसका कहना नहीं मानेंगे तो फिर कहना छोड़ दे। ये बोलेगा यार ये समझदार हो गया, इस व्यक्ति की आत्मा समझदार हो गई, अब इसको भटकाने का प्रयत्न छोड़ देगा, छोड़ देगा। ये मेरी एक पुत्रवत सीख मान लो, एक अध्यापक की तरफ से बच्चे की तरह सीख मान लो। अगर मानते हैं तो आपका भला होगा, इसमें कुछ बुरा नहीं होगा। अगली बात, आप कुछ भी कर सकते हैं, अपने आप को कभी भी कम मत आंकिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, ये मैं बता रहा हूँ बात। मेरे अंदर तो ये आत्मविश्वास बड़ा लेट आया, थोड़ा सा, अभी भी पूरा तो नहीं आया, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि निर्भीक होकर के कहीं पर भी कदम बढ़ा दीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ 2 चीज चाहिए आपको, एक लगन, इच्छा शक्ति, और दूसरा परिश्रम करने की शक्ति। बस 2 चीजें, फिर स्काई इज द लिमिट, कहीं भी पहुंच सकते हैं। APJ अब्दुल कलाम का नाम आपने सुना होगा। वो पायलट बनना चाहते थे, पायलट बनने के लिए गए, दुर्भाग्यवश पायलट नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने, उनकी इच्छा शक्ति मजबूत थी। वो बोले पायलट नहीं मैं बन पाया तो क्या हुआ, जहाज तो बना सकता हूँ, मिसाइल मैन बन गए। हर व्यक्ति जिसने दृढ़ संकल्प के साथ जो चाहा है वो पाया। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि व्यक्ति ने दृढ़ संकल्प किया हो, परिश्रम किया हो और वो न पाया। ऐसा हो नहीं सकता था, ये मेरा मानना है। आप एक गांव, खेत के दूर झोंपड़ी में बैठ के कोने में अगर मेहनत कर रहे हैं, तो वो ऊपर बैठा ईश्वर देखता है कि यार फला बच्चा बहुत परिश्रम कर रहा है, तो वो उसकी मदद के लिए जरूर उतरता है। इसीलिए वो कहावत बनी है, ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। तो पहले खुद तैयार होइए, अपनी मदद कीजिए, तो फिर आपका पूरा समाज मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। ईश्वर किसी ना किसी को आपकी मदद करने के लिए भेज देगा। और अगली बात कि आप लोग देश का भविष्य हैं, एक बहुत अच्छे नागरिक बनिए, एक बहुत अच्छे इंसान बनिए, जाति धर्म इन सब से ऊपर उठ करके एक अच्छे समाज का निर्माण करने की कोशिश कीजिए।
मैं ये भी स्वीकार करता हूँ कि आप लोगों से ऊपर वाली पीढ़ी हम लोग हैं। हम लोगों ने आपको कोई बहुत अच्छा समाज नहीं दिया, इसमें तमाम कुरीतियाँ हैं, तमाम बुराइयाँ हैं। आप लोग इन बुराइयों को सुधार कीजिए और आने वाले समय में एक ऐसा सुंदर समाज का निर्माण कीजिए जहाँ पर बहुत अच्छे बच्चे तैयार हों, एक अच्छा सभ्य समाज हो, सबको रहने का जहाँ पर आनंद आए। धरती बहुत सुंदर जगह है, इसको अगर खराब बनाया तो हम लोगों ने बनाया, एक दूसरे के रास्ते में कांटे फेंक फेंक कर। तो आइए एक ऐसे व्यक्ति बने कि हर एक के आगे के रास्ते से कांटे हटाना शुरू करें, एक दूसरे का सहयोग करना शुरू करें, ताकि ये धरती बेहद सुंदर जगह बन जाए। मैं आप सब लोगों को भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये पूरा विश्वास है कि इस विद्यालय ने आपके व्यक्तित्व निखारने में, सुधारने में अपना पूरा योगदान दिया होगा, आपको एक बेहतर विद्यार्थी के रूप में तैयार किया होगा। ये इनकी शिक्षाएं आपको भावी जीवन में जरूर काम आएंगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका भावी जीवन बेहद उज्जवल हो, आप सदा स्वस्थ रहें, उन्नति के पथ पर अग्रसर रहें और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक बातें आपको सर ने बताई हैं। अब मैं अगले वक्ता के रूप में डायरेक्टर सर को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी बात रखें। आदरणीय गुरुदेव, बड़ा अच्छा लगा, शॉर्ट नोटिस पे भी आप यहाँ आए। इन्होंने अपने छोटे से उद्बोधन में वो सारी चीज़ें बता दी जो हम लगातार प्रयासरत हैं पिछले 23 सालों से। हो सकता है बच्चों कई चीज़ें आपको मेरी अखरी हों। मैंने आपको पनिशमेंट भी बहुत गजब का दिया है, मैंने स्नेह देने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। और मैं बार बार आपको कहा करता था कि मैं कह रहा हूं इस बात पे विश्वास कभी मत करना, आप उसको परख करके देखना चाहिए। धैर्य के साथ आप थोड़ा इंतजार करो, तुरंत किसी का 1 मिनट में मूल्यांकन मत करो। आप जहां जहां शक्ति बरती गई है सिर्फ और सिर्फ आपके उज्जवल भविष्य के लिए। आपने देखा है कई बार हमने बड़े भारी कड़े कदम भी उठाए हैं, हमने बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी लिए हैं। हर समय हम कहते रहते हैं मोबाइल से बेटा बचना। जो बच्चे यहाँ लगातार पढ़ रहे हैं वो जानते हैं, गोपीचंद जी यहाँ पुराने कर्मचारी हैं वो भी जानते हैं, करीब 15-16 साल पहले से मैं प्रयासरत हूँ। अगर हमारे समाज का सबसे बड़ा घोटाला होगा तो मोबाइल से होगा। उसकी वजह है हम इतने बुद्धिमान हुए नहीं हैं कि मोबाइल की हमारे लिए उपयोगिता क्या है, और वो मोबाइल हमारे पतन का कारण बना है। और आप सब लोग देख रहे हो 2-2 साल के बच्चों को पेरेंट्स मोबाइल लेकर के बड़ा खुश हो रहे हैं। कई इनको इतने फंक्शन आते हैं हमें भी पता नहीं कहां से क्या निकाल लेते हैं। डीआईजी हैं, सॉरी एसपी हैं गुरुदेव अजमेर में, पहले झुंझुनू में एसपी थे गोस्वामी जी, विष्णु जी। उन्होंने साफ और स्पष्ट कहा एक अधिकारी हैं, लेकिन वो स्पष्ट बोलने से, साफ सुथरा बोलने से झिझकते नहीं है। हमारे समाज का सबसे ज्यादा खराबा पहले तो किया डीजे ने। हमारे यहाँ कौन से गाने बज रहे हैं ये किसी के भी दिक्कत नहीं है, न पढ़े लिखे के है, न बुजुर्ग के है, न युवा के है, और उस पे हम नृत्य करते हैं। दूसरा उन्होंने एक बात और कही, मैंने अपने बेटे को जब वो बहुत छोटा सा था तभी कह दिया था
कि मेरे से दो चीजों की मांग कभी मत करना जब तक तुम 12th पास नहीं कर लो। अब एसपी होता है, एसपी तो मोटरसाइकिल भी ला दे, गाड़ी भी ला दे। बोले एक तो मोटरसाइकिल की मांग मत करना और एक मोबाइल की मांग मत करना। और उन्होंने साफ कहा अगर कर भी लेता तो मैं तो झापड़ रखता उससे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी की पोस्ट होती है एसपी की। लेकिन क्या हम मानते हैं? बार बार प्रयास किए जाते हैं, बार बार कमियां नजर आती हैं, तो सब तरीके ईजाद करने पड़ते हैं। इसको कैसे, इसको प्यार से, इसको धमका करके, इसको पीट के कैसे भी इसका ये समय निकलवा दिया जाए। मेरा बच्चों कहीं भी कोई भी उद्देश्य नहीं है कि मैं आपसे शत्रुता निकालूं। मैं बिल्कुल ये दावे के साथ कह रहा हूं, मैं भी अपने आप पे गर्व गुमान नहीं करता। मेरे अंदर भी बहुत सारी विकृतियां भरी पड़ी हैं, अकंठ डूबा हुआ हूं मैं भी। लेकिन ये चाहता हूं कि यहाँ पढ़े हुए बच्चों की तरफ कोई अंगुली नहीं कर दे। ये मेरे को बर्दाश्त नहीं। मेरे ऊपर कुछ भी लांछन लग जाए, कोई भी आरोप प्रत्यारोप लग जाए, यहाँ से जो बच्चे निकले उनकी तरफ कोई अंगुली नहीं उठा दे। उनके लिए यही कहे दुनिया, कहाँ पढ़े हुए हो? गायत्री स्कूल चांदोद। महिपाल जी बेनीवाल है, उनकी बच्चियां पढ़ती थी 2। उनके पिताजी जब रिश्तेदार आए तो उनको कहा कि हम तो अपने लड़कियों को बढ़िया ही बताएंगे, हमारी लड़कियां कैसी थी जाके गायत्री स्कूल में पता करो। इतना भरोसा जब होता है, और ये होना चाहिए कि हम पहली बात तो बिना सोचे समझे कहीं अपने बच्चों को भेजे नहीं। और कहीं भी ये गड़बड़ लगती है कि मेरे साथ गड़बड़ हो रही है, तो वहां डट करके मुकाबला भी करना चाहिए। ये गलत है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वही गुरुजी कह रहे हैं फिसलने वाली बात। और एक बात और आप लोगों को कही गई है, एक समय बच्चों ऐसा आ जाएगा जब आपको आपके अलावा संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा। ना आपके पेरेंट्स, ना आपकी मित्र मंडली, ना आपके अड़ोसी पड़ोसी। इसलिए मैं कई बार कहता हूं, आपका भला आपसे ज्यादा इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इसलिए बार बार लंबे समय से प्रयत्न किया जा रहा है, फोन से बचो, फोन से बचो। दुश्मन से, सर्प से, इनसे बचने की जरूरत नहीं है इस समय फोन से बचने की जरूरत है। फिर मैंने आप लोगों को कहा बेटा आप लिखा करो। इनका ये एटीट्यूड, इनकी ये बात मेरे को क्यों गलत लगी, उसके दोनों साइड में लिखो। गलत क्यों लगी, क्या ये गलत है ही, उसमें सारी चीजें देखा करो। लिखने की आदत पर सबसे ज्यादा जोर डाला है हमने इस बार। आप चैप्टर पढ़ते हो, नहीं आती कोई चीज तो उसमें जो वर्ड नहीं आता उसको बार बार लिखो। जो लिखने लग गया, 2 ही काम करने हैं आपको, 2 ही भाषाएं ध्यान में रखनी, हिंदी इंग्लिश पढ़नी आ जाए और वो ढंग से लिखनी आ जाए। चाहे फिर आप IPS बनो, चाहे IAS बनो, चाहे SDM बनो, तहसीलदार बनो, कुछ भी बनो। लेकिन हमें पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है। गुरुजी कह रहे थे, मेरे को अब पता चला है कई चीजें, आपको मजाक नहीं, वो उज्ज्वल शब्द पिछले कुछ साल पहले सीखा मैंने लिखना। मेरे को अब पता चला है कि उज्ज्वल में 2 आधे से आते हैं। अभ्यारण्य मैंने 15-20 दिन पहले सीखा कैसे लिखा जाता है। तो मैं ऐसे ही थोड़ी कह रहा हूं तुमको। तो हमारा तो समय गया, मैं तो 52 साल का आ जाऊंगा 30 अप्रैल को। लेकिन तुम्हारे को बार बार कह रहा हूं, तुम्हारे लिए गोल्डन पीरियड है। इस समय आप बढ़िया कर लो अपना, फिर आपको ना तो कोचिंग करनी पड़ेगी। कोचिंग में भी क्या है, तुम्हारी जो कमियां रही हुई वही तो दूर की जाती, बाकी क्या करवाते हो। और कोचिंग भी वही लोग करवा रहे हैं जो कोई भी सर्विस में एक आध को छोड़ के, कोई सर्विस नहीं मिली इसलिए उन्होंने कोचिंग खोल ली, कोई सर्विस नहीं मिली इसलिए स्कूल खोल ली। लेकिन कई जगह ऐसे भी मिलते हैं जहां सर्विस भी थी अगले के पास, उसको लात मार दी और बढ़िया काम कर रहा है, समाज की, देश की सेवा कर रहा है और अपना भी परिवार पाल रहा है। ये ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे। तो कहीं भी किसी भी बच्चे के मन में ये रह गया हो तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप उसको सिर पर लेके ना जाएं। बिल्कुल भी मेरी बिल्कुल भी 1% भी भावना आपका बिगाड़ करने की नहीं है।
नहीं है, नहीं है, और भविष्य में भी मैं नहीं चाहूंगा। लड़कियों को भी मैंने मतलब कई बार शिक्षा ऐसी इकट्ठी लड़कियां करके वो शिक्षा जो देने की हिम्मत नहीं रखता कोई, वो भी मैंने कोशिश की है। उन लड़कियों की आज शादी में बुलाते हैं, गुरुजी जरूर आना, गुरुजी हमारी शादी में जरूर आना। आंखें भर आती हैं उस समय कि इनको उस चीज के मूल्य का पता चला है कि इसने हमें सही समय पर सही गाइड किया। आप में एक उबाल है, एक गुबार है, एक शक्ति का बड़ा स्रोत छुपा हुआ है, लेकिन उसको किस साइड में हम ले जाएं ये हमें पता नहीं होता है। और जब आपको ढंग से डायरेक्ट नहीं किया जाता है, नहीं आपको गाइड किया जाता है, तो आप गड़बड़ कर डालते हो। रेवड़ के पहाड़ी को भेड़ खराब थोड़ी लगती, कुम्हार को गधा खराब थोड़ी लगता है, लेकिन जो ही वो गड़बड़ करता है उसको डंडे से पीटता है। लेकिन हमारे समाज में उल्टा हो रहा है, हमारे यहाँ माता पिता को दुत्कार रहे हैं, कुत्तों से प्यार कर रहे हैं। तो कैसा समाज बनाना है, कैसा राष्ट्र बनाना है, कैसी दुनिया बनानी है, ये आपके हाथ में है। मैं प्राय आपको कहता रहता हूं कि आप औरों की तरह सामान्य बच्चे हो गए, औरों जैसी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, औरों की तरह फोन डाल के घूम रहे हैं, यूज कर रहे हैं, फिर आप में उनमें फर्क क्या रह गया? दुनिया पर राज कब करेंगे? जब हम काबिल होंगे, औरों से हटके होंगे, औरों से सक्षम होंगे, तभी दुनिया हमें मौका देगी। नहीं तो दुनिया हमें तुरंत कर लेगी, अपना स्लेव बना लेगी, दास बना लेगी। तो बेहतर तरीके से अब बच्चे सोच रहे हैं, ये साल तो गई, कोई एक आध बच्चा सोच रहा होगा मैंने तो पूरा टाइम खराब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। गुरुजी ने इस पे भी देखो बताया था। अब भी समय शानदार है। आप जिस समय जिस जगह बेहतर करना शुरू कर देंगे वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। मेरे रुचि का याद आती, रुचि का ढाका 5-6 साल पहले 12th में थी। परीक्षा के एक आध दिन पहले मेरे गिरधारी जी को बोले, सर केमिस्ट्री में मेरे बड़ी दिक्कत है। वो आपको आश्चर्य होगा, आप में शायद वैसा कोई बच्चा नहीं होगा, वो बच्ची रात भर सोई नहीं। केमिस्ट्री का पेपर था, उससे पहली रात वो सोई नहीं। 89 नंबर है केमिस्ट्री में, जसवंतपुर आई। दूसरा उसमें एक सबसे गजब की चीज थी, वो उस बेटी में ये थी, उसकी मां लापता हो गई थी। उस दिन भी वो स्कूल में थी, स्कूल में थी वो लड़कियां। एक लड़की जनाऊ से और थी, उसकी बहन चौथी में, कौन सी आ रही, क्या नाम था उसका, फादर की डेथ हो गई। कमाई का, घर चलाने का कोई स्रोत नहीं था। हमें पता चला तो मैं और गिरधारी जी उसके तीसरे दिन पिता की मृत्यु के दिन गए और उसको समझाया, बेटा इस होने को हम नहीं रोक सकते, लेकिन तू अपने आप को संभाल। 2 ही बेटी हैं, वो 2 ही बहनें हैं और माँ है बस। कोई आमदनी का जरिया नहीं, स्रोत नहीं, खेती बाड़ी कोई ज्यादा नहीं। वो बेटा तू हमारी बेटी, हमारी लाडली है, तो हम तेरे को कल प्रेयर में देखना चाहते हैं। वो लड़की यहाँ आ गई थी और पिता की परीक्षा से कुछ दिन पहले मृत्यु हुई थी। 75% प्लस है, वो गार्गी पुरस्कार में आई। तो जब आप पॉजिटिव हो जाएंगे, आप में एनर्जी पहले से है, पॉजिटिव हो जाएंगे तो आप गोविंद की तरह 72 घंटे लगातार भी पढ़ लेंगे। आप में जुनून और जज्बा होगा तो आपको फिर कोई रोक नहीं पाएगा। सारी चीजें ऐसी कैसी उतरती जाएंगी आपके दिमाग में। जाके वहां उल्टी तो करनी है परीक्षा में, उल्टी का ना जो याद किया उसको उल्टना ही है, पन्नू के अंदर लिखना है। तीसरी बात मैंने आपसे पहले भी कही, अब भी कह रहा हूं और बार बार कह रहा हूं, आप परीक्षा को जब तक बर्डन मान के चलेंगे आप कभी सफल नहीं होंगे। या आप जो चाहोगे वो रिजल्ट आपका कभी नहीं आएगा। उछलते कूदते जाओ और उछलते कूदते आओ। किसी से भी पेपर करने के बाद में चर्चा मत करना। मैंने तो यहां तक कह दिया, आपका सब्जेक्ट टीचर भी पूछे कैसा हुआ है, कोई जरूरत नहीं दिया है पेपर ठीक है बस। माता पिता भी पूछ रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। क्यों हम उसकी डिस्कस कर रहे हैं? कि पेपर के बारे में तैयारी करें, उसकी चिंता करें। नहीं तो फिर मनोज शर्मा की तरह वहां टेररिज्म लिखवाया था, निबंध बहुत बढ़िया तैयारी करवाई, फिर वहां टूरिज्म आ गया तो टूरिज्म को टेररिज्म लिखाया। वो
और उस परीक्षा में फेल होने का मतलब वो चांस गया। लेकिन उस आदमी ने हार नहीं मानी, कितनी विपरीत परिस्थितियों में। गुरुदेव, हम इन बच्चों को लगभग 8वीं से लेकर के 12वीं तक वो मूवी दिखा चुके हैं बड़े स्क्रीन पे, और उनसे उनके फीडबैक भी लिए हैं। आपको ये देख करके क्या अनुभूति हुई, कैसा लगा? तो बच्चे क्या हैं, मैं देख रहा हूँ और आप भी अनुभव करते हैं, ये हनुमान जी हैं। हनुमान जी को बार बार राम शब्द याद दिलाना पड़ता है उसको एनर्जेटिक करने के लिए। जय श्री राम कह दो, हनुमान जी से कुछ भी करवा लो, लेकिन वो थोड़े देर बाद में वो भूल जाते हैं उस चीज़ को। इसलिए लिखने की अभी डाल रहा हूँ, बार बार लिखो, अपना बार बार लिखो, और जो करना चाहते हो सार्वजनिक रूप से। मैंने कहा था आपको, एक उदाहरण भी था कि आपका शायद 26 जनवरी से पहले पहले, 1 साल 1.5 साल पहले, पिछली 26 जनवरी से पहले कहा था, आपकी बड़ी स्क्रीन आ जाएगी, आपका स्कूल दुनिया से जुड़ जाएगा। वो स्क्रीन भी आई हुई है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी है, लेकिन हमें जब काम हमें दिख जाता है तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। हम फिर सोचते हैं ये सहज है, ये आराम से छोटा सा काम है, क्या होगा। लेकिन आप ये सोच के देखो, कै लिखने में जितनी आपके दिक्कत आई थी उतनी आज तक की पढ़ाई में कभी आई क्या? ABCD की ए सीखने में जितनी समस्या आप लोगों की आई वो आज तक कभी आई क्या? आप में बच्चों पोटेंशियल भरा पड़ा है, सामर्थ्य भरा पड़ा है, बस जरूरत है आप उसको सही दिशा में लगा दो। ये पूरा ब्रह्मांड ही एनर्जी का इधर उधर होना है, ऊर्जा का इधर उधर होना है। उस ऊर्जा को सही काम में लो, शानदार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप बहुत शानदार करें, स्वस्थ रहें, प्रशंसित रहें और अद्भुत परिणाम दुनिया के सामने रखें। ऐसी कामना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। और मैं 12th क्लास के बच्चों को लगभग सर ने सारी बातें बता दी। आपको आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों का कैसे सामना करना है, कैसे एक अच्छे जीवन को जीना है, सारी बातें वो रख चुके हैं। तो मैं छोटे रूप में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, जो बच्चे जा रहे हैं और जो बैठे भी हैं, आप कितने भी नंबर लाएं, कम या ज़्यादा, लेकिन आप एक अच्छा इंसान जरूर बने, जो मैं हमेशा कहती हूँ। सबसे जो प्रायोरिटी वाली बात है वो है एक अच्छा इंसान बनना, एक ऑनेस्ट पर्सन बनना। आप अपनी ईमानदारी को, अपनी मेहनत को कभी मत छोड़िए, चाहे आपके सामने कैसे भी परिस्थिति आ जाए। अगर आप इस ऑनेस्टी को नहीं छोड़ेंगे, इंसानियत हमेशा संवेदनशील जरूर बने रहिए। आप अच्छे नंबर भी लाते हैं, अच्छी पोस्ट पे भी जाते हैं, लेकिन अगर एक मशीन की तरह काम करने लग गए और संवेदनशीलता अगर आप में नहीं रही, तो ये समाज जो है ये वैसा कभी नहीं बन सकता जिसकी हम कल्पना करते हैं। तो सब बच्चों के अंदर एक संवेदनशीलता होना बहुत जरूरी है। अगर किसी को सामने चोट लगे उसको दर्द होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा तो वो संवेदनहीन है। तो समाज को चाहिए एक संवेदनशीलता और एक अच्छा इंसान, बाकी सारी चीज़ें अपने आप होती चली जाएंगी। तो ये मुझे लगता है कि शायद ये फर्स्ट प्रायोरिटी है कि एक अच्छा ऑनेस्ट संवेदनशील इंसान अगर हम बन जाए तो बाकी चीज़ों को हम बहुत आसानी से अचीव कर लेंगे। तो 12th क्लास के बच्चों को यही मैसेज है कि हमें कभी भी आप कहीं भी मिलो, हम फख्र के साथ कह सकें कि हमारे विद्यालय का बच्चा है। और चाहे आप हमें मेरिटोरियस के रूप में ना मिलो, लेकिन आप जिस मोहल्ले, जिस गली, जिस घर में रहते हैं, वो लोग ये कहें कि ऐसा बच्चा हमने नहीं देखा। तो आपको परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत बधाई, और आप अच्छा ही करोगे, मेरा ये पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मुझे टीचर्स पे विश्वास है जिन्होंने इनको तैयार किया है, और उन्होंने अपनी जी जान से आपको पूरी मेहनत से, लगन से आपको चीज़ें सिखाई हैं। और अगर जैसा कि सर ने कहा, आज से भी आप मोटिवेट होके जाते हो, और पीछे कैसा भी आपका रिजल्ट रहा हो, आज से भी अगर आप सोच लोगे कि मुझे ये लक्ष्य हासिल करना है, आप हासिल कर लोगे। कोई समय नहीं बीता है, कभी नहीं बीतता है समय। हम कहें 2 दिन है, 2 घंटे है, कभी भी इंसान कुछ भी कर सकता है अगर वो ठान ले तो आप लोग एक जोश के साथ जाएं और अपना एक फिर से, अगर आप हार गए हो पीछे तो कोई बात नहीं, फिर से खड़े हो, लड़ो और एक दिन जरूर जीतोगे। ये तो छोटी छोटी किताबें हैं तो कुछ भी नहीं है, जिंदगी की किताब में भी तुम बहुत आगे निकलोगे। ऑल द वेरी बेस्ट।
अभी कोई भी जो टीचर है, आप लोग बच्चों को अपने शब्द कुछ भी आशीर्वचन देना चाहें तो प्लीज़ 12th क्लास में पढ़ाने वाले टीचर 1 by 1 प्लीज़ आइए और बच्चों को अपना आशीर्वाद दीजिए। सबसे पहले सुशील सर प्लीज़। सबसे पहले तो मैं 12th के बच्चों को यही है कि आने वाली जो एग्ज़ाम है उसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। टीचर जो है वो एक कुम्हार की तरह होता है, जो घड़े को बाहर से तो पीटता है और अंदर हाथ रख के उसको सहारा दिए रहता है कि वो टूट नहीं जाए। सेम जो कंडीशन है वो टीचर की होती है। हम तुम्हें पीटते थे, डांटते थे, वो इसीलिए कि आप, जैसा सर ने बताया, कि रास्ते से नहीं भटक जाओ। आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है विद्यार्थी जीवन में पढ़ना। अगर भविष्य में आपको, देखो 3 इडियट्स आपने देखी होगी, तो उसमें 3 दोस्त हैं, वो बाद में आके मिलते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि आप 10 साल 15 साल बाद एक बार अपने आप से पूछना कि अगर मुझे जीवन में वापस टाइम मिले, कुछ करने का मौका मिले, वापस मुझे बचपन मिले, तो मैं क्या करूं? तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब होगा कि मैं पढ़ना चाहता हूं। क्योंकि इस दुनिया को बदल सकती है, आपके जीवन को अगर कोई चीज बदल सकती है तो वो विद्या है। आज के टाइम में विद्या जो है वो किताबें जो है शहरों में सड़कों पे रहती है, लेकिन उसी में वो ताकत है जो आपको आसमान तक पहुंचा सकती है। बस यही कहना चाहूंगा कि अभी भी समय है। 1 महीना, मान लो आपके एग्जाम चलेंगे तो 4-4 5-5 दिन का गैप है, तो आप अच्छे से उस सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हो। अच्छे से तैयारी करो, पूरे ध्यान के साथ पढ़ो। ऐसा नहीं है कि मुझे ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना। जितना पढ़ रहे हो वो एक बार पढ़ो, उसका रिवीजन करो, ध्यान से पढ़ो। अभी भी समय है। और बस, थैंक यू। 12th क्लास के बच्चों में से अगर कोई अपने विचार प्रस्तुत करना चाहे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो प्लीज वेलकम। कोई भी बच्चा, इफ यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस प्लीज कम। देखिए बच्चों, जैसा कि मैडम ने कहा कि आपके कितने भी अच्छे नंबर आए नहीं आए, लेकिन आपको एक बहुत ही अच्छा इंसान बनना है। एक अच्छे समाज का निर्माण आपको करना है। तो एक अच्छे समाज का निर्माण कैसे हो? यदि मैं 12th क्लास के टॉप 10 बच्चों से पूछूं कि 12th के बाद या फिर आगे की पढ़ाई के बाद आप क्या करना चाहोगे, तो मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे मेरे को यूपीएससी क्रैक करना है, किसी को नीट क्रैक करना है, किसी को आईआईटी जेईई में जाना है। लेकिन एक भी बच्चा आप में से ये नहीं कहेगा कि मेरे को एक शिक्षक बनना है। किसी भी स्कूल के टॉप 10 बच्चों को आप ले लो, उनमें से एक भी बच्चा यदि आपको ये बोल दे कि मेरे को शिक्षक बनना है, तो मैं आपके सामने ही हूं, कोई नहीं बोलेगा। तो जब अच्छे बच्चे खुद को शिक्षक के रूप में देखना ही नहीं चाहते, तो एक अच्छे समाज का निर्माण कैसे होगा? तो यदि आपको अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छे समाज का निर्माण करना है, तो आप में एक अच्छा शिक्षक बनने का हुनर गुण होना चाहिए। आप खुद को प्रिपेयर करो कि फ्यूचर में मेरे को क्या करना है, मेरे को एक बहुत ही अच्छा शिक्षक बनना है, तभी अब एक अच्छे समाज का निर्माण होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। यदि आप हमेशा ये सोचेंगे कि मेरे को यूपीएससी क्रैक करना है, तो एक अच्छे समाज का निर्माण आप कर ही नहीं सकते। तो एक अच्छे शिक्षक बनने का हुनर आप अपने आप में डेवलप कीजिए भाई। धन्यवाद। बच्चों को आमंत्रित करती हूँ कि जिन्होंने आते हैं, प्लीज शास्त्री सर। सभी ने आज हमारे मुख्य अतिथि अध्यक्ष महोदय, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल, अन्य वरिष्ठ अध्यापक के द्वारा जो बातें बताई हैं वो आपने ग्रहण की, नहीं की तो आप उनको ग्रहण करें। मंजिल मिले या ना मिले किस्मत की बात होती है। मंजिल मिले या ना मिले किस्मत की बात होती है। हम कोशिश ही नहीं करें ये तो गलत बात होती है। अब एक मोबाइल के बारे में बहुत बार सुनते आ रहे हैं, आपको मोबाइल के बारे में, लड़कियों के या लड़कों के लिए। सारे दिन फोन
फोन चलावे मारी बिटिया सारे दिन फोन चलावे बिटिया सारे दिन फोन चलावे मारी बेटी। मैं कहूँ बेटी हिंदी पढ़ ले, मैं कहूँ बेटी हिंदी पढ़ ले, सिर में दर्द बतावे मारी बिटिया, सिर में दर्द बतावे मारी बिटिया, सारा दिन यूट्यूब चलावे मारी बिटिया, सारा दिन फेसबुक चलावे मारी बिटिया। मैं कहूँ बेटी मैथ निकालो, मैं कहूँ बेटी मैथ निकालो, हाथ में दर्द बतावे मारी बिटिया, हाथ में दर्द बतावे मारी बिटिया, सारा दिन फोन चलावे मारी बिटिया, सारा दिन फोन चलावे मारी बिटिया। मैं कहूँ बेटी संस्कृत पढ़ ले, मैं कहूँ बेटी संस्कृत पढ़ ले, आँखों में दर्द बतावे मारी बिटिया, सारा दिन फोन चलावे मारी बिटिया, सारा दिन फेसबुक चलावे मारी बिटिया। जय की संस्कृत। रमेश जी सर आए हैं, वो हमें मोटिवेट करते भी रहते हैं और आज भी मैं उनका आमंत्रित करूँगी कि वो हमारे बच्चों को मोटिवेट करें और अपने आशीर्वचन प्रदान करें। Hello, respected chief guests, sir, teachers, and my lovely kids. मुझे जहाँ तक अंदर आने से बाहर जाने तक का जो लग रहा है कि शायद 12th क्लास की विदाई का कुछ रहा हुआ है। आई थिंक सो, राइट? ओके। मैं ज़्यादा तो आपका टाइम लेऊंगा नहीं, बिकॉज वैसे ही आपका कीमती टाइम है, लेकिन एक बात आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। जो सिर किताबों के अंदर झुक जाता है ना, वो कभी समाज में नहीं झुकता। ये बात आप याद रख लेना। जिस बच्चे का सिर किताब के अंदर झुका हुआ है, उसका जिंदगी भर समाज के अंदर सिर नीचा नहीं हो सकता। वो अपने सिर को हमेशा ऊंचा रखेगा। हमें बुक्स इतना ज्ञान देके जाती है, पढ़ाई सब कुछ है, ये मान के रखो। अपनी चाबी अपने पास रखो, अपना रिमोट कंट्रोल किसी और को मत दो। आप 12th एग्जाम देने जा रहे हो, आप कैसे भी हो, परसेंटेज हो, जो भी हो, लेकिन आपका व्यक्तित्व, आपका चरित्र, आपका आने वाला भविष्य, वो इतना उज्जवल होगा तभी होगा जब आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया अरे यार पुराने सब्जेक्ट में सिर्फ इतने ही नंबर थे हाफ ईयरली में, आप मायूस हो गए, इसका मतलब आपका रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है। वो चाहे तो आपको खुश कर दे, वो चाहे तो आपको दुखी कर दे। ऐसी जिंदगी से क्या फायदा भाई? अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास रखो और सेल्फ से वादा करो कि आज जो तक जो मैंने स्कूल से ग्रहण किया है वो किया है और उसको आगे तक कैसे लेके जाना है और मेरे टीचर्स का नाम मुझे कैसे रोशन करना है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर। हाँ, एक 12th क्लास के बच्चों की डिमांड आई है, जो वो गिरधारी सर से एक पोएम है, कोई दीवाना कहता है, वो सुनना चाहते हैं। सर इनकी विश पूरी कीजिए प्लीज। मेरे याद नहीं। और ये जो बुक्स आप देख रहे हैं, ये 12th क्लास के बच्चों ने लाइब्रेरी के लिए डोनेट की है। तो आप लोगों को भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप हमेशा जब भी अपने पैसे स्पेंड करो, इधर उधर की चीज़ों में ना करके किताबों में करो, क्योंकि किताबें हैं वो किसी का जीवन बदल सकती हैं। तो आप भी विद्यालय को अगर आप बुक्स वगैरह कुछ भी
डोनेट करना चाहिए तो बुक्स के रूप में आप जाके दे सकते हैं बुक, और सबको ही करना चाहिए। बहुत अच्छी पहल है कि हम लाइब्रेरी के लिए बुक्स डोनेट कर रहे हैं, और अच्छी अच्छी किताबें हैं। इनका चुनाव भी बहुत सोच समझ के ही किया गया है। तो 12th क्लास के बच्चे प्लीज़ सब आगे आ जाएं और सर के साथ फ़ोटो भी क्लिक करवाएं। और आपने जो बुक दी है स्कूल को, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत ही अच्छी चीज़ आपने दी है।